आर्टिकल 1 इंडिया डेट इज भारत। हमने दोनों वर्ड्स को क्यों यूज किया? हमने देश के दो नाम इंडिया और भारत ये दोनों चीज कि मैं इतना बड़ा राज्य हूं, क्यों ना मैं जो है भारत से अलग होकर अपने आप में जो है एक सोवरेन कंट्री, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये इंडिया के लिए यूज होता है बेसिकली, और अमेरिका के लिए यूज होता है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। और आज की क्लास के एंड तक ये सवाल आप मेरी जान फना हो जाए। और अगर आपने वो गाना सुना होगा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप इस गाने को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना और इसको इस तरीके से आज से याद करना, और अपनी लाइफ में अगर आप आर्टिकल 3 भूल के दिखा दिए तो फिर मुझे बताना कि तेरे इश्क में मेरी जान फिदा हो जाए। और आपको बस यही वर्ड याद करना है, फिदा, और इस फिदा वर्ड से जो है मैं आपको जो है आर्टिकल 3 पूरा याद करवा दूंगा। क्या केरला भारत से अलग हो सकता है? इंडिया एक फेडरेशन है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है? आर्टिकल 1 इंडिया डेट इज भारत। हमने दोनों वर्ड्स को क्यों यूज किया? हमने देश के दो नाम इंडिया और भारत ये दोनों क्यों रखा? तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम अपने सारे क्वेश्चन के जवाब आज की क्लास में हम समझेंगे। और पॉलिटी का जो हम एक लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जो लक्ष्मीकांत सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको जो है हम लोग आज अपना चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पीयूष और आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम अपने सारे सवालों के जो भी मैंने पूछे उन सब के जवाब जो है हम क्लास के एंड तक जो है पता करने की कोशिश करेंगे। और ये जवाब आपको जो है एग्जाम में 2 से 4 नंबर जो है पक्का दिलाएगा, क्योंकि इस सब टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब सोचिए कभी कि केरला जो है कभी सोचे कि क्यों ना मैं भारत से जो है अलग हो जाऊं, या फिर यूपी सोचे कि मैं इतना बड़ा राज्य हूं, क्यों ना मैं जो है भारत से अलग होकर अपने आप में जो है एक सोवरेन कंट्री बन जाऊं। यूरोप में तो हमने इतनी छोटी छोटी कंट्रीज को देखा है, तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है? पर ये चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके हर चीज को जो है स्पेसिफाई किया गया है, आज हम उसी को जो है आर्टिकल बाय आर्टिकल समझेंगे। अब तक जितना हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, हमने एक जनरल व्यू लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट आज से हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 1 से अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इंडिया डेट इज भारत, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बैठी थी तो उनसे जो है एक सवाल पूछा गया, उन लोगों के बीच में जो है एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम अपने देश को आजादी के बाद इंडिया बोलें या भारत बोलें। तो कुछ लोगों का मत था कि इंडिया रखा जाए और कुछ लोगों का मत था कि भारत, और उन लोगों के अपने अपने रीजंस थे। जब हमें ब्रिटिश ने हमें गवर्न किया था, हम पे रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, तो इंडिया एक हमारी पॉलिटिकल पहचान बन चुकी थी। और जहां तक की बात रही भारत की, तो भारत हमारी कई वर्षों से, हजारों साल से हमारा जो है एक सिविलाइजेशन पहचान बन चुका था। और यही चीज जो है एक क्वेश्चन अराइज हुआ, और उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन्होंने ये कहा कि हम दोनों वर्ड्स को यूज करेंगे और इंडिया डेट इज भारत, यहीं से हमारी आर्टिकल 1 की शुरुआत हुई। फिर जो मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था, क्या हमारा देश यूनियन है या फेडरेशन है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार जो है घुमा घुमा के पूछा जाएगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन टर्म का जो है यूज नहीं हुआ है। हमारा देश, हमारा जो कंट्री है वो बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरेशन जो है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और हम जो है इसके बीच में जो है अपनी आगे वाली स्लाइड्स में इसका जो है डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि जो है इन लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जैसा मैंने बताया, यूनियन ऑफ फेडरेशन, हमने अपने देश को या जो है इंडिया को हमने फेडरेशन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अनलाइक जो यूएसए था, यूएसए में जितनी भी स्टेट्स थी वो अपने आप में एक सोवरेन स्टेट था। उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट के द्वारा जो है एक यूएसए कंट्री का जो है स्थापना हुई। हमारे देश का जो है सिस्टम अलग था। हमारे टाइम पे जब इंडिया का निर्माण हो रहा था तो हमारी जो स्टेट्स थी वो सोवरेन स्टेट्स नहीं थी, और ना कि वो सोवरेन स्टेट्स थी और ना ही उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था। तो इस चक्कर में हमारा जो है जो इंडिया बना था वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बना था, और हमारा जो स्टेट्स है
है वो कभी भी सक्सीड नहीं कर सकता यूनियन के ऊपर। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या जो है केरला भारत से अलग हो सकता है या फिर यूपी अपने आप को जो है एक कंट्री घोषित कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संविधान में एक क्लियरली मेंशन है हमारे स्टेट्स जो है यूनियन को सक्सीड नहीं कर सकते हैं। और यही चीज जो है हमारी क्लास में लिखी हुई है, जो इसमें हमने पीपीटी में कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स अनलाइक द यूएसए। यूएसए में जो है स्टेट्स के बीच में जो है एग्रीमेंट हुआ है और उसी के एग्रीमेंट के बेसिस पे एक कंट्री का फॉर्मेशन हुआ है। और जो सेकंड पॉइंट जो है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नो सक्सेशन, स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। और ये जो है भारत को एक इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन बनाता है। और एक बहुत पॉपुलर रहेगा और आप मुझसे पूछेगा और मुझे तब तक मत जाने दीजिएगा जब तक मैं इसका आंसर आपको ना दे दूं। तो ये मैं आपको अपनी क्लास के अंत में आपको इसका आंसर बताऊंगा। अब हमारा जो आर्टिकल 1 है उसमें जो है पहला तो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट हमने जो है एक टेरिटरी ऑफ इंडिया को जो है डिफाइन किया हुआ है। और बेसिकली हमारा जो संविधान का जो शेड्यूल 1 है उसमें जो है बेसिकली नेम ऑफ द टेरिटरी एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन जितना भी किसकी एरिया कितनी है ये हमारे शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। बट जो टेरिटरी की डेफिनेशन है, क्या हम यूनियन ऑफ इंडिया का बेसिकली मतलब क्या है? तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है एक नैरो टर्म है कंपेयर टू टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात करता है। और जहां तक हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया दोस्तों स्टेट्स की बात करेगा, यूनियन टेरिटरीज की बात करेगा और उन एरियाज की बात करेगा जो हम फ्यूचर में कभी एक्वायर कर सकते हैं। तो वो चीज जो है हमारी जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है डिफाइन करती है। तो यहीं पे मैंने ये साफ साफ लिखा है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ इंडिया जो कि स्टेट्स है हमारा, और यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करता है और एक्वायर्ड टेरिटरीज को जो हम आगे चल के जो है ले सकते हैं। प्रेजेंटली हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया मतलब जो स्टेट्स है वो आज के टाइम पे 28 है। बेसिकली 2019 में 29 स्टेट्स थे, पर जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जो है डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। और उस चक्कर में जो है हमारा जो नंबर ऑफ स्टेट्स का काउंट था वो 28 पहुंच गया। यूनियन टेरिटरीज आज के टाइम पे हमारी 8 है और हमने प्रेजेंट टाइम पे कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी हमने नहीं ली है। और जो है एक्वायर्ड टेरिटरी से अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देना चाहूं तो हमने जो है गोवा को 1961 में पोर्चुगल से हमने जो है एक्वायर किया था। तो उस जगह पे हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड जो है, अगर हम कल को मान लीजिए सपोज हम अपने जो है अखंड भारत जो हमारा एक सपना था और है अभी भी, उस सपने को पूरा करने के लिए हम अपने पड़ोसी देशों से कोई हम स्टेट्स को कोई हम पोर्शन को हम एक्वायर कर लेते हैं तो वो हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया बन जाएगा। और उसको जो है एक्वायर करने का जो तरीका होगा वो हमारा बेसिकली आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में जो है डिफाइन करेगा। बेसिकली जो एक्वायर करेंगे वो हमारा आर्टिकल 2 डिफाइन करेगा और आर्टिकल 3 जो है हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी हमारा पार्ट ऑफ द कंट्री है वो हमारा होगा। इसको मैं अभी आगे की स्लाइड में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसा मैं आपको बता रहा था आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम जो है अपने पड़ोसी देशों से कोई एरिया ले लेते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं, तो जो हमारा न्यू स्टेट बनेगा ये हमारा बेसिकली आर्टिकल 2 में जो है इसको हमारा प्रावधान दिया गया हुआ है कि इट डील्स विद द टेरिटरीज दैट आर नॉट ऑलरेडी पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था बेसिकली सिक्किम का एडमिशन के लिए ये किया गया था। पर मैं आपको जो है ये चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो है जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को जो है हम यूज करेंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता है, ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है।
सिक्किम एक स्पेशल केस था जिसको जो है हम कभी जब इस चैप्टर को जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ेंगे तो मैं उसको आपको जो है बहुत डिटेल में ये चीज समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। बट हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको फैक्ट्स अभी दे रहा हूं दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और इससे आपको जितनी भी स्लाइड्स मैंने बनाई है दोस्तों, इस स्लाइड्स को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको हर स्लाइड से आपको जो है 2 से 3 पीवाईक्यू जो है आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जो मेरा एम है मेरे इस पढ़ाने का अपने चैनल पे, वो यही एम है कि मैं किस तरीके से पॉलिटी को बहुत इजी वे में, बहुत एकदम जो है इमेज फॉर्म में, एक पिक्टोरल वे में मैं आपको किस तरीके से समझा सकूं कि आपके दिमाग में ये चीज बस जाए और आपको आर्टिकल्स, केस लॉ ये सब याद ना करना पड़े, आपके दिमाग में एज इट इज आ जाए। अब हम आते हैं आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 बात करता है हमारा इंडिया का कि जो हमारे स्टेट्स, जो हमारे टेरिटरीज पहले से ही इंडिया में हैं, उनको जो है अगर हमें रीऑर्गेनाइज करना होगा तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। और इसमें जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट इज द सोल आर्किटेक्चर ऑफ द इंडिया। अगर मैं ये वर्ड बोलता हूं तो वो टेरिटरीज ऑफ इंडिया को जो है कार्व आउट कैसे, वो किस तरीके से जो है मॉडिफाई कर सकते। कार्व आउट टर्म मैंने यूज कर सकता है, इसमें कार्व आउट टर्म गलत होगा, पर किस तरीके से मॉडिफाई करके एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे मिला सकता है, या एक एरिया को कैसे एक स्टेट से हटा के एक नया स्टेट बना सकता है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 3 में बात होती है। और इसको करने का तरीका क्या है, इसमें दोस्तों अगर जो है आप लोगों ने एक टाइम पे एक फिल्म आई थी आमिर खान की, जो है उसमें एक गाना था कि तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। और अगर आपने वो गाना सुना होगा तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप इस गाने को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना और इसको इस तरीके से आज से याद करना। और अपनी लाइफ में अगर आप आर्टिकल 3 भूल के दिखा दिए तो फिर मुझे बताना कि तेरे इश्क में मेरी जान फिदा हो जाए। और आपको बस यही वर्ड याद करना है, फिदा। और इस फिदा वर्ड से जो है मैं आपको जो है आर्टिकल 3 पूरा याद करवा दूंगा। जो बेसिकली हमारा आर्टिकल 3 है वो जो है 5 चीजों से बनता है। फॉर्म अ न्यू स्टेट। एक स्टेट को, जैसे यूपी से उत्तराखंड बना था, यूपी के एरिया को जो है काट के उत्तराखंड बना दिया गया था, उस तरीके से जो है एक फॉर्म किया जा सकता है। एफ से जो हमारा फिदा वर्ड है वो फॉर्म बनाता है। और आई से इंक्रीज द एरिया, किसी भी एरिया को इंक्रीज कर सकते, किसी भी स्टेट के एरिया को, तो आई से इंक्रीज हो जाएगा। और डी से डिक्रीज द एरिया। जब यूपी से उत्तराखंड बना था दोस्तों तो यूपी का जो है एरिया जो है डिक्रीज हो गया था और उत्तराखंड जो एक एरिया बना उसकी एरिया इंक्रीज हो गई थी। अब आते हैं ये जो 2A है। एक ए जो है बेसिकली कहता है कि ऑल्टर द एरिया ऑफ द स्टेट। जैसे हमने इंडिया यूपी के एरिया को ऑल्टर किया, उसको छोटा बनाया उत्तराखंड बनाने के लिए, वही। और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, कि हम किसी भी राज्य के नाम को जो है बदल सकते हैं। तो ये चीज जो है, ये वर्ड आपको फिदा वर्ड जो है कि तेरे इश्क में मेरी जान फिदा हो जाए, फना वर्ड आज से आप भूल जाइएगा और आपका आर्टिकल 3 जो है हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बस जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब ये तरीका क्या है, ये बेसिकली जो है इसको करने का तरीका ये है दोस्तों कि इसको हम लोग जो है आर्टिकल 3 को एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें पार्लियामेंट में। अब वो बिल जो है हमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के ही जो है हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो जो बिल होगा वो जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा और वो बिल जो है प्रेसिडेंट उस कंसर्न स्टेट को भेजेंगे पहले कि जो है आपके हम जो है एरिया को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, हम आपके नेम को ऑल्टर करेंगे, आपकी साइज को ऑल्टर करेंगे। तो क्या आप जो है इस चीज से आप अपनी सहमति देते हैं? अब वो स्टेट अपना कुछ ना कुछ सहमति देगा या असहमति देगा, इस चीज से पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट बाउंडेड
उसका कोई भी जो है इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द लेजिस्लेचर, ऑन द पार्लियामेंट। वो बेसिकली बस एक रिकमेंडेशन के एक तरीके से उसको पूछा जाता है, बट उस स्टेट की रिकमेंडेशन जो है पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ये चीज फिर से, ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये जो पूरी बिल है, इस बिल को पार्लियामेंट में जो है टेबल किया जाता है, और पार्लियामेंट में अगर ये पारित हो गया तो उस स्टेट की एरिया को साथ जो है या तो इंक्रीज या तो डिमिनिश या तो जो भी आर्टिकल 3 में है वो सब चीजें हो सकती हैं। तो ये बेसिकली एक पार्लियामेंट का प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, ये बेसिकली एक सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। ये हमारे आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये उसमें नहीं आता है। मेरा जो वर्ड है, मैंने बोला नहीं आता है, ये चीज आपको जो है दिमाग में बसानी पड़ेगी कि this procedure doesn't come under the article 368। ये चीज आपको याद रखना है। ये बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से होता है, और ये चीज हमारा बहुत स्पेसिफिकली जो है डिफाइन किया गया है आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच टॉक्स अबाउट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये चीज जो है आपको पढ़ना है, और दिस दे कैन बी पास बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ये, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये बेसिकली यहीं से आता है कि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम आर्टिकल 3 से स्टेट की एरिया को हम ऑल्टर कर सकते हैं, स्टेट की एरिया को हम इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेट की एरिया को हम डिमिनिश कर सकते हैं, हम नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। ये सब बेसिकली हमारा डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स को बनाता है। और जहां मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो यूएसए है वो इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट है, वहां पे स्टेट की रिकमेंडेशन जो होती है वो बाइंडिंग होती है। वहां पे जो यूनियन है, जो वहां की अमेरिका की पार्लियामेंट है, वो एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती है। तो ये जो है डिफरेंस आपको अपने दिमाग में याद करना पड़ेगा। और जो आपका इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, मैं अभी भी जो है आधा वर्ड जो है आधा टर्म छोड़ के जा रहा हूं, और ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ आधी कहानी बताया हूं कि किस तरीके से ये हमारा जो कंट्री है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है और इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है दोस्तों। तो आइए हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आर्टिकल 1 में जो हमारा लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में एज इट इज ये उठ के आएगा कि क्या इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। और ये चीज आपको जो है वहां पे याद रखनी है। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है, जो हम एक्वायर करेंगे कभी अपने पड़ोसी देश का या किसी भी देश की, हम जो एरिया को अगर एक्वायर करते हैं जो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो चीज जो है बेसिकली आर्टिकल 2 बात करता है। और आर्टिकल 3 मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बस एक ही गाना याद करने को बोला है कि मेरे इश्क में मेरी जान फिदा हो जाए। आप वर्ड फना को भूल जाना इसके बाद, और फिदा को हमेशा याद रखना। और आर्टिकल 4 कहता है कि हमारा जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है ये बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से नहीं पास होगा अंडर आर्टिकल 368। तो ये यहां तक की हमारी कहानी होपफुली आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और हम उस टाइम पे जाते हैं जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उस टाइम पे हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश कमिश्नरी वाले स्टेट्स थे, और कुछ हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे। जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो दोस्तों 552
जो है प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें से हमारे ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके जो है डिप्लोमेसी प्रोसेस को हमें जो है आज भी सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से अपनी कूटनीति से 549 प्रिंसली स्टेट्स को बहुत आराम से इंडिया में जो है उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी और जहां मैंने आपको बताया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें जो है हमारे जब लास्ट वॉइस रॉय आए थे तो उन्होंने बेसिकली हमें जो है, और हमें उसे कहने का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान को ये ऑप्शन दिया था कि जो है आप दोनों तो पहली बात तो सेपरेट होंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स है उनसे जो है डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेंसी जो है लैब्स उनसे साइन करवाई थी और कहा था कि अब जो है आपके ऊपर है, आप चाहे इंडिया में ज्वाइन हो, आप चाहे जो है पाकिस्तान में जाके ज्वाइन हो, बट 552 प्रिंसली स्टेट्स में 549 हमारे ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे उसको जो है इंडिया में इंटीग्रेट किए। और जो 3 प्रिंसली स्टेट से, पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर, इन तीनों स्टेट्स को उन्होंने जो है अपने अलग अलग तरीके से, जैसे हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, बेसिकली एक पुलिस एक्शन था और उस एक्शन से जो है हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया था, और जूनागढ़ को वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन किया गया था इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंडम, वहां के लोगों से पूछा गया था और उस तरीके से जूनागढ़ को हमने इंटीग्रेट किया था। और कश्मीर को जो है महाराजा हरि सिंह ने उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन किया था बेसिकली, और उससे जो है हमारा कश्मीर जो है भारत का जो है पार्ट बना था। तो ये बेसिकली यहाँ की प्रिंसली स्टेट्स की कहानी है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा देश जो है आजाद हुआ था, आप उस टाइम पे चलिए 1947 की, तो ये उस टाइम से पहले की कहानी, आप इसको थोड़ा कहानी के रूप में समझेंगे ना तो दोस्तों मैं यकीन मानिए पूरी पॉलिटी आपको फिर रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, आपको हमेशा आप चीजों को कनेक्ट करेंगे। और मैं बस आपको कनेक्ट करा रहा हूं, आपको पता सब कुछ है, मेरी बात मानिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पता है, आपको पॉलिटी पता है, बट इन दोनों चीजों को कनेक्ट करेंगे तब आप समझ पाएंगे। पॉलिटी मतलब बेसिकली उस टाइम पे लॉज बन रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री मतलब उस टाइम देश की क्या हालात है, क्या सिचुएशन चल रही है, और उस देश के हालात और सिचुएशन को देखते हुए हमारे कैसे जो है लॉज के फॉर्मेशन हो रहे हैं, कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं। तो इसको अगर जब आप कनेक्ट करेंगे तभी आप जो है समझ पाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों उस समय जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय हमें पहले ही जो है ये बात पार्लियामेंट में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमेशा चलती थी कि जब हमारे स्टेट्स बनेंगे उसको हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर, मतलब जो सेम बोलचाल वाली भाषाओं वाली जो जगह होगी उनको हम एक स्टेट बना देंगे। और ये चीज कोई उस टाइम की नहीं थी, इवन अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ने भी यही बात कही थी कि हमें जो है लिंग्विस्टिक फैक्टर पे जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और यही चीज जो है उस टाइम चली। बट दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ बेसिकली, तो उस टाइम पे जो है बहुत सिचुएशन जो है खराब हो चुकी थी, एक काइंड ऑफ कोल्ड वॉर चल रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इंडिया और पाकिस्तान का, जहां पे रेड क्लिफ कमीशन ने बॉर्डर बनाया था, और एक तरफ ईस्ट बंगाल में जहां इंडिया और बांग्लादेश का इस समय बॉर्डर है। यहां पे बेसिकली खूब जो है मार पिटाई, कत्लेआम भाइयों के बीच में हो रहा था, और अप्रॉक्स 1.5 मिलियन 15 लाख लोगों का जो है उस टाइम का जो डेटा कहता है कि इतने लोगों में आपस में जो है मार पिटाई कत्ल सब हो रहा था, और देश के हालत जो है बहुत खराब थे। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे बैठी थी तो वो लोग बहुत अंदर से डर गए थे कि अगर हमने जो है फिर से कुछ ऐसा लिंग्विस्टिक टाइप की चीजें कि जो है अब हम सेम भाषाओं वालों को एक राज्य बना देंगे तो ये सब चीजें और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो उस टाइम पे अब हमारा स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये मैं आपको जो है एक इमेज बता रहा हूं, और अब आपको ये सोचना है कि अच्छा ऐसे हमारा स्टेट जो है फॉर्म हुआ था। तो दोस्तों उस समय सबसे पहला जो है हमारा धर कमीशन बना था 1948 में जून में। अब धर कमीशन ने ये साफ साफ कह दिया कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे हम जो है अपने स्टेट्स को नहीं रीऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये सब चीजें जो है एक काइंड ऑफ वॉर, लड़ाइयां सब चली रही थी, और जो ये डिमांड था
कि हमें जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट का फॉर्मेशन करना है, ये बहुत ही ज्यादा जो है उस समय प्रोमिनेंट वे में हमेशा उठ के आती थी लीडर्स के सामने। फिर उसके बाद 1948 में ही एक जेवीपी कमेटी बनी। जे से था उसका मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पताबी सीतारमैया, इन लोगों की जो है कमेटी बनी और इन लोगों ने कहा कि अभी तुरंत तो जो है हम लिंग्विस्टिक फैक्टर पे हम नहीं स्टेट बनाएंगे, चाहे आप जो कर लीजिए, बट आगे चल के अगर जो है हमें नीड पड़ी तो हम जो है इस बारे में सोचेंगे। और ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो है ना ये स्टेटमेंट जो है एक उम्मीद, एक होप क्रिएट कर दिया कि यार हमारा जो है लिंग्विस्टिक फैक्टर पे स्टेट बन सकता है। इवन आज भी हमारे देश में कई जगह पे एक लिंग्विस्टिक वे में जो है लड़ाई चलती है और खासकर ये नॉर्थ और साउथ के बीच में एक डिवाइड बन चुका है कहीं ना कहीं, कि वो लैंग्वेज बैरियर जो है एक बहुत प्रोमिनेंट वे में हम देखते हैं स्टेट्स के बीच में कि आता है कि आपको उस स्टेट में जाना है तो आपको वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी, रेदर देन जो आपकी मातृभाषा है जिसको आप बचपन से बोलते आ रहे हो वो आप नहीं बोल सकते। तो आप समझिए कि 2026 में जब हमारा देश जो है इतना बेसिकली मॉडर्न हो चुका है, इतनी हमारी लिटरेसी रेट्स बढ़ चुकी हैं, उसके बाद भी अगर ये जो है काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है तो 1948 में क्या सिचुएशन रही होगी जब हमारा देश जो है एकदम आजाद हुआ था। तो वो चीज जो है आप उस टाइम पे सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी। अब ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही। 1953 में जब ये बहुत ज्यादा भाई वहां पे एक पोती श्री राम मल्लू नाम के एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने कहा कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा। और वो हंगर स्ट्राइक जो है बेसिकली वो 56 डेज की जो उनकी हंगर स्ट्राइक थी उसका एक वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि उनकी डेथ हो गई। और पोती श्रीराम मल्लू, आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम जो है गलत जो है प्रोनाउंस कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को भी वही लिंग्विस्टिक बैरियर आप समझिए आज मेरे साथ भी यही हो रहा है, तो आप इस चीज को समझिएगा बेसिकली कि क्या दिक्कत आ रही है। तो उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई और इस चीज को देखते हुए जो वहां पे हैवॉक क्रिएट हुआ, उस चीज को देखते हुए आंध्र प्रदेश जो है 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया। अब एक स्टेट जहां बना वहां पे दरवाजे खुल गए, अब सारे स्टेट्स के डिमांड्स बनने लगे कि हमें जो है एक लिंग्विस्टिक वे में एक अपना स्टेट बनाना है। अब उसके बाद जो है बेसिकली उससे पहले जो हमारे जितने स्टेट्स थे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थे और वो जो है बेसिकली ए, बी और सी और डी, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जिसमें ए में जो है 9 स्टेट्स थे, बी में भी 9 स्टेट्स थे और सी में 10 और डी में 1। ये ABCD क्या था? ए जो था उस टाइम के ब्रिटिश के प्रोविंसेस जितने थे ब्रिटिश प्रोविंसेस में जितने स्टेट्स थे वो ए में जा रहे थे। बी में जो है प्रिंसली स्टेट्स थे जो रजवाड़े थे और सी में जो है ब्रिटिश कमिश्नर स्टेट थे और डी में बेसिकली सिर्फ एक स्टेट था अंडमान एंड निकोबार। तो ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट थी। तो उस टाइम पे जब आंध्र प्रदेश बना बेसिकली तो वहां पे जो है फिर बाकी स्टेट्स भी अपना डिमांड करने लगे और एक 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना जिसको हम फजल अली कमीशन बोलते हैं। इसमें 3 मेंबर्स थे बेसिकली, फजल अली उसके चेयरमैन थे, KM पनिकर और HN कुंजरू। ये जो है तीनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये साफ साफ जो है ये सवाल पूछा जाएगा। और उनसे पूछा गया कि क्या आपके वर्डिक्ट्स क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहली बार फॉर्मली ये कहा गया कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट बनाने को तैयार हैं, बट आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखनी पड़ेगी। सोनली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर हम नहीं बना सकते। अगर हमें
एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी मिल रही है, तो उसके बाद जो है हम लोग ये स्टेट्स बना सकते हैं। तो 4 फैक्टर्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन तो थे, वो थे प्रिजर्विंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सेकंड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, एंड थर्ड था फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जैसा मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, और वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इस बेसिस पे जो है फजल अली कमीशन, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, उन्होंने ऐसी बात कही। अब इस चीज की कहानी ऐसी बनी कि आगे जो है फिर इस पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके नाम से हम जानते हैं, उसमें फिर ये जो हमारा टेम्परेरी फीचर्स था जो हमने बनाया था कन्वीनियंस ABCD का, ये जो है हटा दिया गया था। और उसके बाद जो है हमने एबॉलिश करके उस टाइम पे 14 स्टेट्स और जो है 6 यूनियन टेरिटरीज जो है बनाई थी। तो ये कहानी यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है कि हमने ABCD जो क्लासिफिकेशन, जो एक टेम्परेरी क्लासिफिकेशन था, उसको हमने हटा दिया था, और जो है हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके बाद जो है बनी थी। ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बना के लाया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और आपको इसमें ये पता चलेगा कि कौन से ईयर में कौन सा स्टेट जो है बना है, किस स्टेट से वो अलग होके बना है, और ये चीज आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट ये जो कब कौन से ईयर में कौन से स्टेट्स बने हैं इंडिया में, इसका आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। कभी कभी जो है कुछ स्टेट PCS एग्जाम्स में ये मैच द फॉलोइंग के वे में आ जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने जो है स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, और इसमें कुछ है नहीं, इसको आप पढ़ेंगे तो 1960 में बॉम्बे से बाइफरकेट होके हमारा जो पहले 14 स्टेट थे, 15 स्टेट बना था गुजरात, और महाराष्ट्र बॉम्बे का ही पार्ट था। फिर 16 स्टेट 1963 में नागालैंड बना था, वो असम से निकल के बना था। फिर 1966 से में पंजाब को बाइफरकेट, पंजाब को काटा गया था, और उसमें हरियाणा और UT और चंडीगढ़ बने थे। शाह कमीशन बनी थी बेसिकली, और ये चीज फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश 18 स्टेट। तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे बनता है। जो लेटेस्ट हमारा 2019 में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 UT बन गए थे। 2014 में तेलंगाना जो है हमारा बेसिकली 29th स्टेट बन गया था, बट जब हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो उसमें जो है बेसिकली हमारा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने जो है यूनियन टेरिटरीज बना दिए थे, तो हमारा 29 स्टेट फिर से बेसिकली 28 स्टेट्स में आ गया था। तो होपफुली ये आप पढ़ लेंगे, ये बहुत आसान था। तो फिर अब हम आगे की कहानी समझते हैं कि यूनियन स्टेट्स की तो कहानी हम समझ लिए। अब जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं तो उसके रीजंस क्या। यूनियन टेरिटरीज बेसिकली गवर्न कैसे होती है। यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर जो है गवर्न करते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, LG जिसको हम कहते हैं। दिल्ली में आपने बहुत सुना होगा कि LG में और CM में जो है एक टकराव रहती थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और सेंटर में बेसिकली NDA की गवर्नमेंट थी। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चीफ कमिश्नर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। तो ये बेसिकली यूटीज को बनाने की जरूरत क्या थी, हमने उनको स्टेट्स की क्यों नहीं बना दिया। तो उसके कुछ रीजंस थे। जो यूटीज बनाने का जो सबसे पहला रीजन था कि उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बहुत था, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ हो गया आपका बेसिकली। और फिर वो कल्चरली बहुत डिस्टिंक्ट थे, जैसे पुडुचेरी हो गया, दादर नागर हवेली, दमन दीव, और उनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। और दोस्तों अगर आप 2026 का UPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको GS 2 के लिए कहूंगा कि आप लोग बेसिकली एक क्वेश्चन जो है मेरे कहने पे अंडमान एंड निकोबार की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे ऐसी उम्मीद है कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार ये जरूर पूछा जा सकता है।
तो आप इसको कर लीजिएगा। और फिर जो है स्पेशल सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है, लद्दाख और चाइना का जो है बहुत ही बहुत क्लोज है, तो वहां पे उसको यूटी बनाने का रीजन यही है कि गवर्नमेंट जो है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहती है थ्रू प्रेसिडेंट जो है यूटी बना के, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये कहानी यहाँ पे चली। अब इसके बाद हम लोग जो है एक चीज पे और पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने सारी बातें की कि हम जो है इस देश से एरिया ले लें, अपनी कंट्री की एरिया को जो है हम बाइफरकेट कर दें या दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट्स बना दें, तो ये सब तो हमने बात कर ली। पर एक सवाल आप लोगों के मन में ये भी तो आ सकता है कि भाई जब हम सब ले रहे हैं तो ऐसी भी तो कभी सिचुएशन आ सकती है कि हमें अपनी एरिया जो है दूसरी कंट्री को देनी पड़े, तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है, वो किस वे में होगा, क्या वो भी सिंपल मेजॉरिटी में होगा? तो आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आप इसको सोचिए। फिर ये चीज जो है आपको मैं इसका आंसर देता हूं कि ये बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर ये आप सेशन कर रहे हैं, आप अपनी किसी पार्ट ऑफ एरिया को वो सीड कर रहे हैं, किसी सीड मतलब SEED वाला सीड नहीं है, CEDE वाला सीड है, मैं आपको लिख दे रहा हूं CEDE। तो आप अगर किसी एरिया को जो है दूसरे कंट्री को जो है सीड कर रहे हैं बेसिकली, तो वहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर 368 उसी के ही बेसिस पे आप अपनी एरिया को सीड कर सकते हैं। और ये चीज हमारी पहली बार हुई थी बेरूबारी केस में 1960 में, जब हमने ईस्ट पाकिस्तान को जो है अपने कुछ प्रोविंसेस जो है दिए थे। उसके बाद जो सेकेंड टाइम पे हमने 2015 में जो है 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, जब हम लाए थे, जिसमें हमने बांग्लादेश और इंडिया में बेसिकली जो बॉर्डर एनक्लेव्स थे उनको जो है हमने एक्सचेंज किए थे, और इंडिया ने 111 एनक्लेव्स जो है बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स जो है इंडिया को दिए थे। तो ये चीजें 2 बार हुई हैं। और मैंने आपको बताया था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने जो है बांग्लादेश के साथ किया था, और 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है लर्न नहीं करने हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, बट आपको मैंने ये इसलिए लिखा है कि आपके दिमाग में चीज बस जाए कि जब हमें अपनी एरिया को सीड करना पड़ता है तो उस टाइम पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करना होता है। इसमें एक चीज और भी होता है कि जैसे मान लीजिए कभी बाउंड्री डिस्प्यूट है 2 कंट्रीज के बीच में, तो क्या उसके लिए भी जो है, अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्या उसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी से करना पड़ेगा, क्या हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 से लाकर आएंगे? तो ये चीज जो है, इसका आंसर बेसिकली ये है कि ये दोनों तरीके से नहीं होगा। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों कंट्रीज के बीच में ये उसके थ्रू हो जाएगा। बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट्स नो एक्चुअल सेशन कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो ये चीज आपको जो है याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको बेसिकली कुछ चीजें बताई। पहली चीज ये बताई, 4 चीजें बताई कि अगर हम किसी दूसरे देश की एरिया को अपने देश में ले रहे हैं तो वो आर्टिकल 2 से जो है सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। दूसरी चीज बताई कि अगर हम अपने इंडिया की स्टेट में हम जो है कुछ स्टेट्स को इधर उधर हम बाइफरकेट कर रहे हैं, अगर हम यूपी से उत्तराखंड बना रहे हैं, महाराष्ट्र से गुजरात बना रहे हैं, तो ये बेसिकली आर्टिकल 3 से हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ। बट अगर हम कुछ सेशन कर रहे हैं, क्या हम अपनी एरिया को सीड कर रहे हैं दूसरी कंट्री को, तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 से होगा। और जब हम बाउंड्री डिस्प्यूट्स को जो है बेसिकली रीअरेंज कर रहे हैं तो वो सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा। उसमें कोई भी हमें सिंपल मेजॉरिटी से नहीं करना, ना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से करना। और ये बेसिकली क्रक्स है इस चैप्टर के, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। और ट्रस्ट मी, ये चीजें जो है ना, बहुत टीचर्स इजी वे में उसको एक्सप्लेन ही नहीं करते, वो इतना इसको घुमा देते हैं कि बच्चा यही नहीं समझ में पाता है कि ये चल क्या रहा है, कि आर्टिकल 2 क्यों बनाया गया, आर्टिकल 3 क्यों बनाया गया।
तो ये सब चीजें जो है आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेंगी और बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया, बहुत इजीली आप इसको जो है एक बार सुनेंगे, आप इस पीपीटी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी वे में ये चीज समझ में आ जाएगी। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 1 में हमने बेसिकली बात की थी, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात हुई थी। आर्टिकल 2 हमारा न्यू स्टेट्स जब हम फॉर्म कर रहे हैं। आर्टिकल 3 जब हम अपने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आर्टिकल 4 जो है बता रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स नहीं है। कमीशन जो है सबसे पहले धर कमीशन आया, उसके बाद जेवीपी कमीशन आया, उसके बाद फजल अली कमीशन आया, फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आया। उसके बाद हमारी जो है 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें 3 जो है नहीं आ रहे थे, हमारे इंटीग्रेट हो रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 549 को इंटीग्रेट कर दिया था, उसमें जो है 3 स्टेट हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इनको अलग अलग वे में हमने लेकर आया। और फिर हमने पढ़ा कि हम अगर सेशन ऑफ स्टेट्स कर रहे हैं, कोई भी एरिया को सेशन ऑफ सीड कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री को, तो वो हमारा अंडर आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से होगा। ये बेसिकली चीजें जो है आप इसको पढ़ेंगे, इस टेबल को आप इसकी फोटो खींच लीजिए, इसमें यही सब चीजें जो है मैंने शॉर्ट में करके बताई हैं और ये आपको रिवाइज करने में बहुत आसान देगा। कि हमारा पहले एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जिसमें हम ABCD 4 टाइप के हमने जो है स्टेट्स बनाए थे और उस तरीके से हम उसको रखते थे। फिर 1956 के जब 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया बेसिकली, फिर हमने जो है स्टेट्स में उसको बनाना और यूटीज में कर दिया। फिर 1960 में हमने जब हमें सीड करना था बेरूबारी यूनियन तो वाला जो एक्ट केस हुआ था, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का इस्तेमाल किया था। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बेसिकली 35 और 36 के भी एक स्पेशल केस है। तो इसमें जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब हम उसको लेकर आ रहे थे इंडिया में, तो 35 में हमने उसको एसोसिएट स्टेट बताया था, 36 में हमने उसको फुल स्टेट बना दिया था। उसके बाद 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने NCT दिल्ली बनाई थी। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने बांग्लादेश। ये चीज 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाली ना, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में बता दी है, इसको आप बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और जो जो चीजें मैंने बताई हैं वही चीजें इसमें साफ साफ लिखी हैं, बस इन शॉर्ट, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब मैंने जो है अभी तक लेक्चर में जितना पढ़ाया, अगर आप उसको अटेंटिवली सुन रहे हैं तो मैंने एक बेसिकली सिंगल लाइनर जो है क्वेश्चंस लिख रहा जस्ट फॉर योर डिटेंशन कि आपने पढ़ा है कि नहीं, अभी तक क्लास को कितने ध्यान से सुना है। तो पहले हम इसको बहुत आराम से कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट दैट वर नॉट प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया का पार्ट नहीं था, सपोज हमें बाहरी देश से कोई एरिया लेकर आना है, अपना स्टेट बनाना है, तो वो हम किस एक्ट से किस आर्टिकल में बताया गया, वो आर्टिकल 2 में बताया गया। ये मैंने आपको अभी बताया था। विच कमीशन रिकमेंडेड कि स्टेट्स जो है कांट बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो ये जो है बेसिकली हमने धर कमीशन में बात की थी, जो हमारी पहली कमीशन बनी थी 1948 में। फिर पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट फ्रॉम द टेरिटरी, ये किसके पास पावर है, ये बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर है। फिर 4th क्वेश्चन है सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट, ये बेसिकली कैसे हो सकता है, मैंने आपको चीख के बताया था कि ये आर्टिकल 368 में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसी में ही हो सकता है। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। और ये मैं आपको बताया ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये आपका कितना रिटेंशन रही है इस क्लास में, ये चीज आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम एज अ फुल फ्लेज स्टेट। अगर एसोसिएट स्टेट की बात पूछता तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, बट जब फुल फ्लेज स्टेट की बात हुई तो वो बेसिकली 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से चीजें हुई थी। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आधी कहानी बता रहा हूं, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की कहानी मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल 3 में हम अपने स्टेट्स को जो है फॉर्म कर सकते हैं, उसकी ऑल्टर बाउंड्री कर सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसकी एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट इवन द कंसिडरिंग द स्टेट रिकमेंडेशन, क्योंकि स्टेट रिकमेंडेशन हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं, हमारे ऊपर मतलब पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। पर जो है क्या हमारा इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा था, जो मेरा थंबनेल था कि क्या
जो है केरला भारत से अलग हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। ये प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारा जो यूनियन है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है। हमारे जो राज्य बने हैं उनमें आपस में जो है कोई भी ऐसी सहमति नहीं हुई थी, अनलाइक द यूएसए जहां पे जो है वो सोवरेन स्टेट्स थी, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था और उससे जो है यूएसए का फॉर्मेशन हुआ था। हमारे यहाँ पे इंडिया में ये चीज नहीं हुई थी। हमारे देश में हमारे स्टेट सोवरेन नहीं थे, इनके बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। एंड स्टेट्स कांट सक्सीड ओवर द यूनियन, और इसी कारणवश हमारा जो है जो कंट्री है वो बेसिकली इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है। और दोस्तों आज की क्लास जो है बेसिकली यहीं पे खत्म होती है, और जो लक्ष्मीकांत की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे वो चीज जो है यहाँ पे हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाला चैप्टर आज हमने खत्म किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक बारीकियों को आपके बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, और होपफुली अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप अपना कमेंट जरूर करिएगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। और हम आगे की क्लास में जो है अब सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि कैसे हमारे देश में इवन आफ्टर द 2019 जो हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली आए हैं, और उसके बाद जो है बहुत हमारे देश में ह्यूज एंड क्राइज मची थी। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए तो ये जो हमारा अगला स्टोरी, अगला जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा अगला एपिसोड होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है एक फिल्म की तरह पूरी पॉलिटी आपको याद हो जाएगी, यकीन मानिए दोस्तों, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो है बहुत इजीली सॉल्व होंगे। आप आज का चैप्टर पढ़ के आप पीवाईक्यू करिएगा, और पीवाईक्यू बेस्ड जितने क्वेश्चन आपके यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बेसिस पे आर्टिकल 1 से 4 और कमीशन जितने भी जेवीपी धर कमीशन और जितने कमीशन आए हुए फजल अली कमीशन, इन सबसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे, यकीन मानिए दोस्तों आप चुटकियों में जो है उड़ा देंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।